ओके, अब वो आपसे क्या कह रहे थे, डायमीटर डी ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड एज 0.0125 प्लस माइनस 1.6, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन दिस मेजरमेंट। आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला पता है, परसेंटेज इज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर ट्रू वैल्यू इनटू 100। Ariba Irfan, you can leave this as AS. 1.6 is equals to delta D over 0.0125 into 100. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा डी वुड बी समथिंग लाइक दिस, 1.6 over 100 ब्रैकेट into 0.0125। ओके, अल्फा शाफे स्टेटस 100 into 0.0125 5, that is 2 exponent minus 4। क्या सबके पास यही आ रहा है? क्या सबके पास यही आ रहा है? फिर वो क्या कह रहा है, द सिलेंडर in A stands on a horizontal surface, the pressure is exerted by the equation 4W over pi d square. Calculate the measured weight is 0.38 plus minus 2.8. Calculate the pressure। अब you know in calculating the pressure या true value हम किसी किस्म की कोई चीज माइनस प्लस नहीं करते हैं, we use the whole equation। तो pressure is equals to 4 into 0.38 over pi into true value, that is 0.0125 का स्क्वायर। तो जब आप ये डालते हैं तो दिस गोज लाइक दिस, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.38 इंटू पाई, शिफ्ट पाई इंटू ब्रैकेट 0.0125 का स्क्वायर। तो ये बनता है मेरे पास, अगर मैं इसको सेटिंग्स में जाऊं, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? मेरा आंसर आ रहा है 3.096 एक्सपोनेंट 4 या 3। यस या नो बताइए अगर ये क्लियर है तो। सबका यही आ रहा था, मैं वैल्यूज में ऊपर नीचे कर सकता हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। आपने प्रेशर की ट्रू वैल्यू निकाल ली है। पावर कितनी आ रही है स्नैन, नजर नहीं आ रहा, 8 आ रही है, 3 आ रही है, 3 है, चलो 3 कर लो। अब वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब परसेंटेज ऑफ रॉ इज इक्वल टू डेल्टा रॉ ओवर रॉ इनटू 100। एक तरीका ये है, बट मेरे पास डेंसिटी की परसेंटेज नहीं है, ट्रू वैल्यू चाहिए। तो 4 और पाई तो कट जाएगा, तो डेल्टा रॉ ओवर रॉ इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू प्लस, मैंने आपको क्या बताया था, अगर परसेंट किस कोई पावर हो, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो ब्रैकेट, अब डी के ऊपर स्क्वायर था तो 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा डी ओवर डी, ये पूरी वर्किंग इधर आएगी। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात क्लियर है? इज दिस क्लियर?
अच्छा, फिर इसका अगला जो पार्ट है ये कर आंसर बताइए मुझे जरा। यानी डेल्टा रॉ ओवर 3 0 इक्वल्स टू वेट कितना था तुम लोगों के पास? वेट था जी 0.38। अच्छा, अब ये परसेंटेज में है, वेट का भी निकालना पड़ेगा। स्क्रीन आई नहीं आई? क्या स्क्रीन शेयर हो गई है? ओके। अब पहले वेट का भी अनसर्टेनिटी निकालो। परसेंटेज ऑफ वेट इज इक्वल्स टू डेल्टा वेट ओवर 0.38 इंटू 100। 2.8 मल्टीप्लाई बाय 0.38 व्यू द अनसर्टेनिटी ऑफ डब्ल्यू। वो तुम यहां रखोगे। ये सवाल काफी लंबा है, इसको करें। डन जी, आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा। एएस है, ओ लेवल्स वालों को पेपर दिया, वो पेपर कर रहे हैं। एएस के बाद फिर A2 है। हमजा तुम शायद ओके हो बेटा, तुम जाके पेपर करो। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी क्लास भी शुरू हो रही है, कोई इशू थोड़ी है। अब वो क्या कह रहा है? स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है बेटा आपके पास? वो ये कहता है कि द नेट फोर्स या द रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आराम करवा चुका हूं मैं, अभी शाम की क्लास में करवाया बेटा। टाइटन में से कोई भी नहीं था। A car of mass 850 kilogram tows a trailer in straight line along a horizontal road as shown in figure 2.1। 9 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया है, 14 तक गई है, फिर कांस्टेंट स्पीड है, फिर डिसेलरेशन। तो ये डिसेलरेशन है। हाँ, तो यही तो लिखा है, नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो डेफिनेशन है। यहाँ सेकंड लॉ की स्टेटमेंट मांगी गई है दानियाल। यहाँ लॉज प्रोपोर्शनलिटी पे डिस्क्राइब किए जाते हैं। ये कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन जीरो, और यहाँ एक्सेलरेशन है पॉजिटिव। क्लियर है ये बात? अब आपसे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम T0 टू T10। T0 से लेके, यानी ये वाला पूरा डिस्टेंस मांगा गया आपसे। तो ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल, काउंट करें, आंसर बताएं मुझे। ये 13 है। तो आपके पास एरिया कैसे निकलेगा? हाफ बेस इंटू हाइट प्लस बेस इंटू हाइट, 1/2। 10 - 0 इंटू 13 - 9, ये आ गया इसका, प्लस 10 - 0 इंटू 9। क्या ये बात समझ में आई है?
आगे चलें? नहीं बेटा, अब तो समान क्यों होगा? तो वो 9 से स्टार्ट हुआ है, 10 तक गया है ना, 0 टाइम से लेके 10 तक पूरा होगा ना। डिस्टेंस मांगा गया, डिस्प्लेसमेंट या को तो नहीं मांगी गई ना। हाँ परफेक्ट अली हैदर, ट्रेपेजियम लगा दो। अली हैदर, आरिज और उसको मैसेज करो हम्माद को। डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा, जरा आंसर बताएं। आंसर बताएं बेटा। 95 हाँ आ रहा है सर। वासे, आरिज को मैसेज करो। 95 मीटर्स। मैं तुम लोगों के आंसर्स बिलीव कर रहा हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं, टाइम 10 पे रेजिस्टिव फोर्स is due to air resistance and friction is 510. The tension in the tow bar is 440. Calculate the acceleration. Time t 10 पे फिगर 2.2 को यूज करते हुए, ठीक है, टाइम 10 पे फिगर 2.2 को यूज करते हैं, यहां से तुमसे एक्सेलरेशन मांग रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता था, ग्रेडियंट। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान का ग्रेडियंट निकाल लो। क्या ये बात समझ में आई है? क्लियर? नमा अरहम, उनको फोन करो, नहील वगैरह को। यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। अब देखो, तुम्हें कार का मास दे दिया 850, तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स दे दी है उसने। तो एफ, डेल्टा एफ चाहिए आपको, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना था 850, एक्सेलरेशन आपने 110 निकाली है। ठीक है, आंसर बताएं जी, रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रही है? क्या ये चीज क्लियर है? 93500 न्यूटन। अब वो कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1300 न्यूटन। अब देखो, ये समझो, तुम्हें नेट फोर्स बताएगी 93,500, तुम्हें फ्रिक्शन बैकवर्ड जो फोर्स बताई गई वो है 510, जो यहां से आ रही है। और जो टो बार में फोर्स है वो है आपके पास 440। तो ये दोनों अगर मैं ऐड करके 9350 से माइनस कर दूं, तो मेरे पास फॉरवर्ड फोर्स आ जाएगी। यस या नो? आंसर देखो, क्या आपके पास ये आ रही है 1300 न्यूटन? आगे बढ़े। डिटरमाइन द यूजफुल पावर आउटपुट। अब जब भी पावर आउटपुट का सवाल आएगा, तो तुम ये देखोगे कि तुम्हारी कांस्टेंट वेलोसिटी कहाँ है, वो ये है जी 14। तो तुमने अपनी फोर्स को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो आपके पास पावर आएगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस, हॉरिजॉन्टल फोर्स। क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर होगी तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी आई होगी ना, तो समान।
डन। अब आते हैं आगे। अ शॉर्ट टाइम लेटर द कार इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड द टेंशन इज नॉट ओवर 480। अब यंग मॉडुलस चाहिए आपको एक्सटेंशन। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू इनिशियल लेंथ ओवर एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। यंग मॉडुलस है, फोर्स है, लेंथ है, यानी इनिशियल लेंथ, आपके पास एरिया है, आपको एक्सटेंशन चाहिए। मुझे 2 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। डन। यस या नो में आपने कर ली। आगे बढ़ते हैं। द ड्राइवर ऑफ द कार सीज अ पेडेस्ट्रियन स्टैंडिंग डायरेक्टली अहेड। यानी कि ये कौन सा केस होगा? अप्रोच का, राइट? क्योंकि गाड़ी जा रही है, आगे बंदा खड़ा हुआ है, तो दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज अप्रोच। जब अप्रोच होती है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। और आपका फॉर्मूला क्या था ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स इनटू एक्चुअल या फ्रीक्वेंसी। अब अगर ये बढ़ रही है तो ये चीज कम हो रही होगी, तो यू विल यूज माइनस। तो आपके पास क्या चाहिए? हॉर्न की फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये जो उसको सुनाई दे रही है वो ये रही 480। जल्दी करके दें। डन। थम्स अप कर दो यार, जल्दी जल्दी आगे बढ़े। देखो मारुष बेटा, आपको क्या कह रहा है वो? गाड़ी आगे बढ़ रही है टुवर्ड्स अ पर्सन। स्पीड ऑफ साउंड आपको दी गई 340। स्पीड ऑफ व्हीकल आपको दी गई, जो गाड़ी जिस स्पीड से आ रही है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड आपसे पूछा गया है, क्या अब क्लियर है? हसनैन अब आप वैल्यूज तो आप देखो ना। मुझे आंसर बताओ। हाँ, डिस्टेंस अपॉन, अब वो तो आपको स्पीड टाइम ग्राफ भी तो दिया हुआ है। वहां से निकालोगे ना आप। मैं कैलकुलेशन 1 सेकंड करता हूँ। डन। कोई और हसनैन के आंसर को वेरीफाई करो।
सर अगर आप जल्दी में नहीं है सर, मैंने एक ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजा, अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो सर। ओके 460 आ रहा है मारो, सही है, मैं कर देता हूँ बेटा। एफ ऑफ ए निकालें 460, फैसल परफेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी द पॉइंट at which all forces acting on the object are exerted। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि उसमें एक पहले वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन निकालो। टेंशन कितनी है 54। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा, ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एग्री। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है टेंशन का एक्स, ये होगा टेंशन का वाई। तो आप क्या करोगे 50 टी वाई इज इक्वल टू टी साइन थीटा, दैट इज 54 साइन 35। कितना आ रहा है यार, देखो ये एंगल के साथ वाला बेस होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो ये जो हाइपोटेन्यूस और जो बचता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आप क्या करोगे, ये होगा ना आपके पास ये वाला, तो ये टी वाई होगा, ये आपके पास टी एक्स होगा। डन 2.29 9। फैसल गलत कर रहे हो, 54 साइन 35 2.29 कैसे आएगा यार, मेरा कैलकुलेटर कहाँ ले गया चल। ऐसा आंसर बताओ 54 साइन 35 यार 30.97 आ रहा है यार, 31। अल्लाह, अब वो क्या कह रहे हैं, वाई द फोर्स ऑन साइन एट बी डज नॉट हैव अ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। क्या 90 डिग्री बना रही है वो कह रहा है बी पे जो फोर्स है वो इस पिवट के साथ, इस पिवट के अकॉर्डिंगली फोर्स क्यों नहीं लगा रही, बिकॉज यहां पर परपेंडिकुलर नहीं है। तो फोर्स ऑफ बी इज नॉट परपेंडिकुलर विथ पॉइंट ए। क्या ये बात समझ आती है। टर्निंग इफेक्ट के लिए आपको ओ लेवल्स के टीचर ने पढ़ाया कि 90 डिग्री बनना या बनाना इज अ मस्ट थिंग। क्लियर जी। ओके अगला सवाल, बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पिवट ए शो दैट द वेट ऑफ साइन इज 150। अब आपको पता है सम ऑफ मोमेंट क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज, टू सिग्निफिकेंट या थ्री। ये वेट चाहिए, ये पूरा 0.68 है, तो यहां से यहां तक 0.68 का हाफ होगा। ये पूरा डिस्टेंस आपके पास कितना है 0.68, और ये वाला डिस्टेंस आप लोगे विच इज 31 न्यूटन। करके दो मुझे जल्दी से, समझ में आया अब्दुल सुमान। मुझे वेट की वैल्यू चाहिए मारुच बेटा, अली हैदर नोमान, मुझे वेट की वैल्यू चाहिए, निकाल के दो। वेट की वैल्यू बताएं क्या आ रही है।
इसके बाद इक्वेशन में डालेंगे, और इक्वेशन क्या है, सम ऑफ मोमेंट क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास क्या है, 31 into 0.68 प्लस 54 cos 35 into 0.68 is equals to W into 0.34। W निकालो। निहाल 150 आ रहा है मेरे पास, मेरे कैलकुलेटर पे। निहाल जून 2019 पेपर 2 बेटा, 150 परफेक्ट। शो दैट द वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इज कैलकुलेट अपवर्ड। अब डाउनवर्ड कितनी है 150, अपवर्ड्स कितनी है भाई 131, तो इन दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास 120 न्यूटन आ जाएगी, नहीं आएगी। वेट नीचे होगा, वर्टिकल फोर्स अपवर्ड है, हॉरिजॉन्टल तो ऐसे हो जाएगी ना, उसको तो काउंट में नहीं आएगी वो। क्लियर ये बात। अब वो क्या कह रहा है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओवर काइनेटिक एनर्जी। तो आप रेशियो क्या लगाओगे, आपको मास दिया हुआ कहीं पे, यहाँ पे नहीं दिया हुआ ना, डिस्टेंस दिया हुआ, स्पीड दी हुई है, ऐसे ही है ना। मास देखो, चेक करो अपने अपने पास कहीं मास मेंशन है, मुझसे स्किप हो रहा हो। 'डन'। हाँ वही कैंसिल आउट होगा ना, तो mgh इज इक्वल टू 1/2 mv²। m से m कैंसिल, जरा जल्दी से करके दें। 9.81 इंटू 4.8 ओवर 0.5 इंटू 9.2 का स्क्वायर, क्या आ रहा है यार, 9.81 इंटू 4.8 ओवर 0.5 इंटू 9.2 का स्क्वायर। 1/2 को 0.5 लिख दिया ना यार, 1/2 mv² था ना, तो मास कैंसिल हुआ, 1/2 और v² तो उतना ही रहा ना, ऐसा 1.1। प्रोग्रेसिव वाटर वेव में डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है, डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस का वर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात समझ में आती है। इंटेंसिटी का सवाल, रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए, फेज डिफरेंस है 180 डिग्री, एक का एम्पलीट्यूड 1.2 इंटेंसिटी आई, दूसरे का एम्पलीट्यूड 1.6। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या, I1/I2 इज इक्वल टू A1² ओवर A2², ऐसा ही है। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, आई रिजल्टेंट ओवर आई, यानी रिजल्टेंट मांगी गई है ना, इज इक्वल टू, अब एक वेव ये है 1.2 और एक वेव ये है 3.6, लेकिन 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, यानी सब्ट्रैक्शन होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है।
तो तुम्हारे पास ऊपर माइनस होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा या नहीं आया? इंडिविजुअल्स 15 बच्चे मुझे रिप्लाई करेंगे। देखो, उसने आपको क्या बताया है कि फेज डिफरेंस इज 180, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना। तो एक का एम्पलीट्यूड है 1.2, दूसरे का एम्पलीट्यूड है 3.6। तो बेसिकली दिस 3.6 विल बी सबट्रैक्टिंग 1.2, रिड्यूसिंग इट। तो आपने माइनस लगाया है, अगर ये कंस्ट्रक्टिव होता तो मैं ऐड कर लेता। क्या ये बात समझ में आई अब्दुल सुभान? सॉल्व करो, मुझे आई आर बताओ, 4i आ रहा है नहीं आ रहा? 8 के करीब क्वेश्चन आते हैं बेटा, 1 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है। डन। इतने अरसे से अर्ली पेपर्स करा रहा हूं, किस लिए? घास चरने के लिए। 4i आ गया सबका? मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला होता था डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। वो कह रहे डायफ्रैक्शन का प्रोसेस बताओ। तो आप लिखेंगे स्प्रेडिंग ऑफ वेव will be observed when the wave, समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं निहाल? passes through edges। अब वो क्या कह रहा है आपसे? दो वेवलेंथ दे दी, ऑर्डर 3 है, मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल लाइन स्पेसिंग डी चाहिए। तो डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। डायफ्रैक्शन जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप जानते हो ये बात। तो आप बड़ी वाली वेवलेंथ यूज करोगे इन ऑर्डर टू फाइंड छोटा वाला डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो फॉर्मूला इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब वो क्या कह रहे हैं? नो फर्दर ऑर्डर्स, यानी कि ये मैक्सिमा दे दिया उसने आपको। और मैंने अपनी क्लासेस में आपको बताया है कि अगर मैक्सिमम ऑर्डर बता दिया जाए तो थीटा 90 होता है, एंड वी नो साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ साइन 90 की जगह डी साइन थीटा के नाम रखेंगे डी साइन 90 इज इक्वल टू 3 × 630 नैनोमीटर। ये हो गया 1। डी चाहिए, तो 3 × 630, ये आएगा आपके पास 1.9 करके कुछ वैल्यू आ रही है। क्या ये बात हाँ, -6 ही आ रहा था। अब वो क्या कह रहा है? बीम ऑफ ब्लू लाइट सेम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे थर्ड ऑर्डर डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? तो आपको ये पता है कि डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, लेकिन आपके पास वेवलेंथ कम हो रही है तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बढ़ेगी। तो यस, थर्ड ऑर्डर will be produced as blue light
हैज लेसर वेवलेंथ, क्या ये बात समझ में आती है? बाकी सब काइंडली रिप्लाई करें बेटा। डन। किरचॉफ का सेकंड लॉ, भाई किरचॉफ अंकल के दो लॉस थे। पहले लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरे को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चार्ज का मतलब करंट था, का वोल्टेज, तो आप क्या रखोगे? द टोटल इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस is equal to EMF। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ, यस। वहां से उसके अलावा क्या है? इसके अलावा तो कुछ नहीं। अब आ गया जी सर्किट। इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है, यानी 5.6 तुम्हारे पास बाहर नहीं आ रहा। तो अब आपके पास क्या होगा? कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस पैरेलल। तो अगर सिर्फ दो हैं तो वी यूज द फॉर्मूला प्रोडक्ट ओवर सम, यानी कि 19 माइनस 18 ओवर 90 प्लस 18। अब अगर आपके टीचर ने आपको कहा कि पढ़ाया है 1/RT वाला फॉर्मूला, तो आप क्या करोगे? 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/90 प्लस 1/18। तो इसमें रेसिप्रोकेट करना नहीं भूलना, रेसिप्रोकेशन इज मस्ट। तो मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूं उससे बेहतर है पेपर एग्जामिनेशन के स्ट्रेस से बेहतर ये वाला कर लें आप। तो आपके पास 90 × 18। यार कैलकुलेटर तो अपने हाथ में रखो यार भाई। आंसर 15 आ रहा है, चेक करो। जीता रहो फैसल भाई। फिर आते हैं करंट इन द बैटरी। अब तुम्हारे पास यहाँ की कंबाइंड, यानी इस सर्किट को अगर मैं बनाऊं तो ये बन गया है 5.6 वोल्ट, 15 ओम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सर्किट बन गया। अब आपने क्या करा है? आपको सर्किट का करंट चाहिए। तो भाई ये वोल्टेज है आपके पास, नहीं उसने वोल्टेज बताया 4.8। यहां से टर्मिनल वोल्टेज कितना आ रहा है भाई? 4.8। तो अब आपके पास क्या हो गया? I इज इक्वल टू V/R। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपने 5.6 क्यों यूज नहीं किया? दोबारा रिक्वेस्ट करें बेटा। हाँ जीते रहो एसएल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अलग होंगे, और जो बाहर आ रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज जिसको कहा जाता है वो अलग होंगे। चल मेरे ऊपर नहीं चढ़ो।
तो वोल्टेज कितना है 4.8 डिवाइडेड बाय 15। आंसर बताएं। 0.32। इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 है। दानियाल देखो, पहले इसकी सफाई करते हैं। देखो दानियाल, मुझे ये पता है कि ये कंबाइंड 15 है और ये एक सीरीज सर्किट है, तो करंट सेम रहेगा। ये जो वोल्टेज है ये 4.8 है, यानी कि बाहर जो आ रहा है। तो अब ये वाला जो करंट होगा वो मैं I इज इक्वल टू वी अपॉन आर से निकाल सकता हूँ, यानी 4.8 डिवाइडेड बाय 15। तो आपने क्या करा, आपके पास 0.32 आया। अगले पार्ट में वो इंटरनल रेजिस्टेंस निकलवा रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, E इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू आर। ई कितना था 5.6, वी कितना है आपके पास 4.8, प्लस आई कितना है 0.32 इंटू आर। आर की वैल्यू निकालो। यूशा बेटा, बाकी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, हो गया उनसे? इसमें प्लम लाइन मेथड करना है शायान। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो आई आर जो वो बेसिकली वी तो है। 2.5 आ गया सबका। पावर डिसिपेटेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस और टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की पावर कैसे निकलेगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना था 0.32, इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5, ऊपर आ गया 0.32 इंटू 2.5, नीचे बैटरी। जी बेटा वासे, बैटरी की जो पावर है वो निकलेगी आई इंटू वी से। 0.32 नहीं, आई स्क्वायर आर होता था ना, यानी ये स्क्वायर होगा। ठीक है, 0.3 इंटू 32 इंटू बैटरी का वोल्टेज कितना है 5.6। निकाल के दें जी रेशियो। क्या समझ में आया मैंने क्या किया है? बताइए, आंसर बताओ फिर। 0.14। वो कह रहे द बैटरी इज नाउ कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 7.2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3.2। अब करंट निकालो। ये सवाल बहुत टेढ़ा था, बहुत मजेदार था, और से सुन, इसमें ओ का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर आपके पास बैटरीज ऐसे लगे कि एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से लगे ना, तो आपके पास वोल्टेजेस ऐड होते हैं। लेकिन अगर इस तरह लगे कि एक सेल का टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के साथ सेम हो जाए, तो आप ग्रेटर में से लेसर माइनस करते हैं। तो अब अगर यहां देखो तो ये भी पॉजिटिव है, यहां देखो तो ये भी पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल हमेशा हायर से लोअर की तरफ ट्रेवल करता है। तो 7.2 ज्यादा है तो करंट यूं जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। क्या ये बात समझ आती है? अनान बेटा क्लास ज्वाइन करें। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब करंट निकालना है। तो पहले आप क्या करते थे, E इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू आर।
रेजिस्टेंस क्या होती है आपके पास? रेजिस्टेंस तो सीरीज है, रेजिस्टेंस तो स्केलर है। तो अब आप इक्वेशन बना लें इसकी किरचॉफ के सेकंड लॉ के हिसाब से। किस तरह बनाएंगे जी? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, 7.2 में से 5.6 माइनस होगा, यहां से आने वाला करंट -2.5 आई -3.5 आई। आई को सब्जेक्ट बनाएं और मुझे आई की वैल्यू दें। यानी तमाम वोल्टेजेस माइनस करके तुमने जीरो कर दिए ना। ये वोल्टेज था फर्स्ट बैटरी का, ये वोल्टेज था सेकंड बैटरी का, ये था वोल्टेज ऑफ फर्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये था वोल्टेज ऑफ सेकंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये नेट जीरो के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू योर किरचॉफ सेकंड लॉ। मुझे ये इंडिविजुअल बताएं, ये समझ आया है? आयजा देखें आपने करा क्या है। आपको सर्किट का करंट चाहिए था। आपने कहा जैसे मैं कहता हूं भाई, मेरा ये वाला वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज, चारों वोल्टेज में माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो। क्लियर है ये बात? तो अब मैंने क्या लिखा? 7.2 माइनस 5.6 माइनस वोल्टेज एट फर्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस वोल्टेज एट सेकंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। तो अब क्या हुआ? 7.2 माइनस 5.6 वोल्टेज होता है आई आर, माइनस 2.5 इंटू आई माइनस 3.5 इंटू आई। आप कहोगे सर फाद आप ये आई कॉमन कैसे ले रहे हैं? कि भैया सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है। मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि ओ लेवल्स का कोई बच्चा बैठा हुआ है अभी? कोई ओ लेवल्स का बच्चा तो नहीं बैठा हुआ? आंसर बताएं। नोमान तुम्हें क्लियर है? अली हैदर? नोमान साहब चले गए। करंट क्या आ रहा है बेटा? करंट की वैल्यू तो बताओ। 0.23 टू 3.27। चेक करो हसनैन। 0.26 समथिंग यानी 0.27 हुआ ना? 0.26 के बाद क्या आ रहा है अब्दुल? 0.27 है। अच्छा ये वाला सवाल आप नहीं करेंगे, बल्कि ये वाला नहीं, ये दो नहीं करेंगे। ये वाला पार्ट आपके पास है। हाँ 0.266 ना। तो वो आपके पास क्या हुआ कि वो पॉइंट राउंड ऑफ हो गए 0.27 है। दुआ में क्लास ले रहा हूँ बेटा। अब वो आपसे क्या हुआ? आपको जब क्वार्क मॉडल पढ़ाया गया तो मैं आखिर में जाता हूं कि आपके पास दो तरह के क्वार्क मॉडल हैं जिनको कहा जाता है हेड्रॉन। एक है बैरियन, इसमें होते हैं तीन क्वार्क, तीनों दोनों अप होंगे या दो डाउन होके एक अप होगा, तमीज कहेंगे। एक है मीजॉन, मीजॉन में दो क्वार्क होते हैं, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि एक क्वार्क होगा और एक एंटी क्वार्क होगा। मीजॉन की खास बात क्या है कि दो क्वार्क। तो अब क्या वो क्या है कि दाएं और आपको उसका वो बनाना है अगला क्वार्क। तो डाउन क्वार्क क्या होता है? -1/3 E। तो आपके पास क्या होगा? एंटी अप क्वार्क।
क्या ये बात समझ में आती है? ऑल 14 स्टूडेंट्स काइंडली यस या नो